अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। किसान की बात में मैं डॉक्टर मोहम्मद अजहर नवाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने अपनी पहली वीडियो गंदम के हवाले से लगाई थी, जिसके कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप पे मेरे कुछ दोस्तों ने रब्ता किया और उन्होंने मेरे से ये जानना चाहा, क्योंकि मैं बेसिकली हॉर्टिकल्चर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी पीएचडी हॉर्टिकल्चर से है। तो मुझे दोस्तों ने रब्ता किया जी, सिट्रस का सीज़न शुरू हो रहा है, तो आप सिट्रस के हवाले से भी जो है हमारी रहनुमाई फरमाएं। तो हमारा आज का मौजू जो है वो तरशावा फल, ख़ास तौर पर किन्नू के हवाले से, इसकी मैनेजमेंट के हवाले से हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल किन्नू की तोड़ाई जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। कई दोस्त जो है अपने बागात की फलों की तोड़ाई जो है मुकम्मल तौर पे कर चुके हैं, जबकि चंद एक बागों में जो है अभी फलों की तोड़ाई जो है वो जारी है। मौसमी हालात बदल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस तरह फलों की तोड़ाई भी जो है पहले की निस्बत ज़रा जल्दी हो रही है। आल्दो इस दफ़ा जो है फल कम होने की वजह से मार्केट में रेट जो है वो बेहतर मिल रहा है। तो अगले साल की मैनेजमेंट के हवाले से तरशावा फलों के लिए, ख़ास तौर पर किन्नू के लिए, मौसमी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी जितनी भी ये इकसाम हैं तरशावा फलों की, ख़ास तौर पर हम किन्नू के हवाले से बात करेंगे। तो फल की तोड़ाई जो है वो पहला मरहला होता है कि जैसे ही फल की तोड़ाई मुकम्मल होगी, तो वो तोड़ाई मुकम्मल होने के बाद फिर नेक्स्ट ईयर के लिए क्रॉप की मैनेजमेंट शुरू हो जाती है। तो फल की तोड़ाई जो दोस्त कर चुके हुए हैं, ठीक हो गया, वेल फाइन। और जो अभी फल की तोड़ाई जो है, जिनके बागात में अभी फल मौजूद है, फल की तोड़ाई मुकम्मल नहीं हुई, उन्हें चाहिए कि वो अपनी तोड़ाई जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल करवा लें। और फल की तोड़ाई मुकम्मल करने के बाद पहला मरहला जो है वो आ जाता है फिर शाख तराशी के हवाले से, प्रूनिंग या शाख तराशी के हवाले से, या आप आम हमारे किसान दोस्त उसे शोकें काटना भी कह देते हैं। तो उसके बाद शाख तराशी करनी है। शाख तराशी करते हुए पौधे के ऊपर जितनी खुश्क शाखें मौजूद हैं वो सारी की सारी खुश्क शाखें काट देनी है। और खुश्क शाख काटते हुए ये ख्याल रखना है कि साथ 6 इंच हिस्सा सब्ज शाख का भी आपने साथ काटना है। अगर आप सब्ज शाख साथ 6 इंच नहीं काटते तो उसका नुकसान ये होता है कि जिस बीमारी की वजह से, जिस जरासीम की वजह से, जिस फंगस की वजह से वो ब्रांच, वो शाख खुश्क हुई है, तो उसके जरासीम उसी शाख के अंदर आगे तक पहुंच चुके होते हैं। तो अगर आप सिर्फ खुश्क हिस्सा काट देंगे और सब्ज हिस्सा साथ नहीं काटेंगे, तो उसका नुकसान ये होगा कि अगले साल में जब आप देखेंगे कि जरासीम वहाँ पर पहले से ट्रैवल कर चुके हुए थे, मूव कर चुके हुए थे, वो पार्ट भी साथ वाला इन्फेक्टेड था, तो वहाँ से जो है बीमारी आपकी ख़त्म नहीं, जो मतलब पौधों को जो बीमारी लगी हुई है फंगस की वजह से, वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए सब शाख का साथ काटना भी ज़रूरी है। और शाख तराशी करने से पहले ये बात जहन में रखें कि आपने फंजीसाइड का यानी फफूंदीकश दवाई का पहले से इंतज़ाम कर लेना है। अगर आप फफूंदीकश दवाई का इंतज़ाम नहीं कर सकते या स्प्रे नहीं कर सकते, तो बराए मेहरबानी प्रूनिंग भी ना करें, शाख तराशी भी ना करें। ये उल्टा पौधों को काट के आप उनके ऊपर जो है वो ज़ख्म बना रहे होते हैं। तो जब आप ज़ख्म बना देते हैं पौधे के ऊपर, काटने से पौधों को ज़ख्म ही होते हैं ना, तो वो काटने से ज़ख्म बन जाते हैं। और इसके जो फफूंदी के जो जरासीम, इनको आप स्पोर्स कहते हैं, वो हवा में ही मौजूद होते हैं। तो वो ये जो ओपनिंग पॉइंट, उनको इन्फेक्शन पॉइंट या ओपनिंग पॉइंट से जो है उन पौधों में जो है इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। इसको आप ऐसे ही समझें कि अगर अल्लाह ना करे हमारे जिस्म पर या कहीं पे कोई थोड़ा सा कोई कट लग जाए, कोई ज़ख्म हो जाए, तो हम उसको पायोडीन से साफ़ करते हैं, उसको ज़ख्म को कवर करते हैं कि इसके थ्रू जो है कोई नया इन्फेक्शन, कोई नया मसला ना बन जाए। तो पौधे भी लिविंग होते हैं, जानदार होते हैं, तो उनके लिए भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो कटाई करते हुए शाख तराशी जो है वो लाजमी करें। दूसरा, एक बात मैंने कई जगहों पे देखा है, कुछ दोस्त जो है वो आरी का इस्तेमाल करने की बजाय कुल्हाड़ी से भी जो है बागात में शाख तराशी शुरू कर देते हैं। ये तरीकाकार बिल्कुल गैर मुनासिब है, गलत है। आप जो है अच्छे ज़रूरी आलात, आरियाँ जो तेज़ हों, कटर, स्केचर, प्रूनर्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। और कुल्हाड़ी तो आप समझें कि बाग में लेकर जाना जुर्म है। तो आप जनाब एक तो जितनी भी खुश्क शाखें हैं वो काट देंगे। खुश्क शाखों के साथ जो है आपने 6 इंच सब्जी हिस्सा जो है शाख का वो भी साथ काटना है। उसके अलावा आपने ये देखना है कि अगर पौधा जो है बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, जिसको कच्चे गुले कहते हैं, वो मेन स्टेम से या मेन शाखों से जो है सीधे आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे होती हैं ब्रांचेस, उनको आपने काट देना है। ताकि एक तो उन पे फल नहीं लगता, दूसरा उनका नुकसान ये होता है कि वो चूंकि मेन स्टेम के साथ अटैच होते हैं, तो वहाँ से वो डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट्स पौधा जो खुराक तैयार करता है वो ले रहे होते हैं। इस तरह पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। और जो खुराक की, पौधे की तैयारशुदा खुराक की सप्लाई है, वो बाकी पौधे के बाकी शाखों के लिए और फल बनने के लिए जो है, फल की बढ़ोतरी के लिए
और नए पत्ते बनने के लिए डेफिनेटली जो है वो कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई जो है वो मुतासर होती है, और ये कच्चे गुले जो हैं इन पे फ्रूट नहीं लगता, और अगर 2-3 साल बाद फ्रूट लग भी जाए तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उसकी फल की जो पील है, जो उसकी फल की सतह है वो खुरदरी भी होगी, और उसकी पील थिकनेस, जो उसकी छाल है ना फल की, मतलब कह लें तो वो मोटी होगी, तो उसकी क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं होती, उसको पसंद नहीं किया जाता, और ये खुराक भी पौधे से ज़्यादा ले लेता है, तो इसलिए इनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, ये काट देनी चाहिए। उसके अलावा दूसरा आपने ये पौधे की स्कर्टिंग करनी है। स्कर्टिंग से मुराद ये है कि ज़मीन से तकरीबन 1.5 से 2 फुट तक जो है वो पौधे को जितनी भी शाखें ज़मीन के साथ लगने का खतरा होता है उनको आपने काट देना है, ठीक है। बाकी अगर पौधे में मेन स्टेम, जो पौधे का मेन स्टेम है वो तकरीबन कोई 1-1.5 फुट तक जो है वो नीचे से वो सिंगल स्टेम होना चाहिए, उसके ऊपर जो है 3-4 बड़े टहने हों, और फिर जो है ऐसा पौधा जो है वो गोल शक्ल में छतरी नुमा पौधा जो है वो हमने तैयार करना होता है। तो खैर उस पर हम फिर कभी बात करेंगे, ओवरऑल प्रूनिंग की, इसको ट्रेनिंग कहते हैं छोटे पौधों की, उस पर हम अलहदा जो है एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो फिलहाल हम रूटीन की बात कर रहे हैं कि इस साल जो है पहले नंबर पे शाख तराशी करनी है। शाख तराशी करने के बाद फंजीसाइड का स्प्रे करना है। फंजीसाइड का स्प्रे करते हुए आप जो है मुख्तलिफ फंजीसाइड मार्केट में अवेलेबल हैं, तो मैं चंद एक अच्छे फंजीसाइड्स का आपको नाम बता देता हूँ। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है ये एक बहुत अच्छा फंजीसाइड है। तो ये बेसिकली हम हिफाजती स्प्रे के तौर पे भी कर रहे हैं कि पौधे में बाग के अंदर और पौधे के ऊपर जो फंगस का, फफूंदी के स्पोर्स का जो इनाकुलम मौजूद है उसको हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा आने वाला फल जो है वो महफूज रहे, वो बीमारियों से महफूज रह सके। तो इसके लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल कम्बिनेशन में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ कसूगा माइसिन जो है ये कम्बिनेशन में भी आ रही है, तो इसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसकी मिकदार जो है वो आपने तकरीबन 2.5 ग्राम फी लीटर पानी के हिसाब से जो है वो स्प्रे करनी है। दूसरा फंजीसाइड जो है बहुत अच्छा फंजीसाइड है, सिस्टमिक है, वो कम्बिनेशन में आ रहा है, 2 फंजीसाइड्स का मुरक्कब है, इजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस डाइफिनाकोनाजोल। तो इसकी मिकदार भी 2.5 ml 2.5 मिलीलीटर फी लीटर पानी के हिसाब से आपने ये सोल्यूशन बनाना है और पौधों पे स्प्रे करना है। इसी तरह एक और आल्दो पुराना केमिकल है लेकिन अभी तक इफेक्टिव है, अच्छे रिजल्ट हैं उसके, फोस्टाइल एल्यूमिनियम जो है इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज भी जो है 2.5 ग्राम फी लीटर पानी के हिसाब से होगी। इसी तरह कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है ये भी मार्केट में दस्तयाब है, इसे भी आप 2.5 ग्राम फी लीटर पानी में हल करके पौधों पे स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है चूँकि टेम्परेचर बढ़ चुका हुआ है और पौधों पे जो है हल्की-फुल्की कुछ इलाकों में फूट आना शुरू हो चुकी हुई है, जहाँ नहीं शुरू हुई अभी, उनमें भी टेम्परेचर की हालात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा ही महसूस होता है कि बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर-अंदर जो है वो पौधे भी अपनी नई शाखें, नए पत्ते जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। तो आप साथ जो है फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, अगर आपको ये कहा जाए कि आज आप फंजीसाइड का स्प्रे कर दें और 10 दिन बाद जो है फूल निकलने से पहले आप फिर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, तो डेफ़िनेटली एप्लीकेशन कॉस्ट जो है वो भी पड़ती है, उस पे भी पैसे खर्च होते हैं। तो ये एक समझ लें कि बार-बार स्प्रे करना जो है उस पे भी काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, तो मुमकिन नहीं होता मतलब 8-10 दिन के बाद दोबारा स्प्रे करना। तो इसलिए बेहतर है कि आप कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जो है वो भी साथ इस्तेमाल कर लें, अभी उसका स्प्रे फंजीसाइड के साथ ही कर दें, ताकि आने वाले जो चंद दिनों में फूट स्टार्ट होगी तो वो शुरू-शुरू में ही तेले वगैरह का और इस तरह की जो सकिंग इंसेक्ट्स, व्हाइट फ्लाई, तेला, एफिड वगैरह जिसको कहते हैं, उसका हमला ना हो, और सिट्रसिला जो है उसका भी हमला ना हो, या उसको एटलीस्ट जो है इनके हमले को कम किया जा सके। तो इसके लिए आप बाइफेंथ्रीन जो है वो 1 मिलीलीटर फी लीटर पानी के हिसाब से, या फिर जो है कम्बिनेशन में इसके साथ एक और दवाई मिलती है जिसमें बाइफेंथ्रीन और एबामेक्टिन ये 2 केमिकल होते हैं, तो इसको भी तकरीबन 2 या 2.5 मिलीलीटर फी लीटर पानी के हिसाब से जो है आप ये स्प्रे कर देंगे, तो ये आपको कोई है 10, 15, 20 दिन का जो है इंसेक्ट का कंट्रोल जो है वो भी मिल जाएगा, और उतनी देर में पौधे फ्लावरिंग पे आ जाएंगे। और फिर हम नेक्स्ट स्प्रे जो है वो करेंगे फल बनने के बाद, यानी जैसे ही जो है 70-80% तक फलों की पत्तियां जो है वो गिर जाएंगी, छोटा सा दाना बन चुका होगा, उस वक्त हम स्प्रे करेंगे। उस वक्त भी जो है फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड इनका आपने स्प्रे करना होगा। और एक बात का ध्यान रखना है कि अगर अभी आप कोई कॉपर बेस्ड फंजीसाइड कर रहे हैं, ज़्यादा बेहतर यही है कि इस वक्त शाख तराशी के फ़ौरन बाद आप कंटेक्ट पॉइजन जैसा कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है इसका इस्तेमाल कर लें, इसका स्प्रे कर दें, साथ जो है एक इंसेक्टिसाइड यूज़ कर लें, और फिर जब आप फल बनने के बाद नेक्स्ट स्प्रे करेंगे, यानी वो मार्च का एंड हो सकता है या अप्रैल का पहला हफ्ता, ये मौसमी हालात पे डिपेंड करता है, या दूसरी सूरत में आप ऐसे समझ लें कि जब फलों की पत्तियां
फूलों की पत्तियां जो है वो ज्यादातर गिर जाएंगी, छोटा सा दाना बन चुका होगा उस टाइम ना। आप सारे दोस्त जानते ही होंगे कि फल की सतह पे डंडी वाली साइड पे एक कड़ा सा दायरा सा बन जाता है। जब फल फिर पकता है, साइज में बड़ा होता है, तो उस वक्त वो फल का कलर चेंज होता है, तो उस वक्त वो कड़ा जो है वो विजिबल हो जाता है। तो इससे फ्रूट की क्वालिटी मुतासर होती है, ऐसा फल जो है वो एक्सपोर्ट के काबिल नहीं होता। दूसरा, सिट्रस स्कैब और मिलानोज ये जाला सा जो है बना देते हैं। फल की जो सतह होती है ना, बाहर वाली सतह, उसके ऊपर जो है वो जालानुमा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। तो उससे भी बचने के लिए फंजीसाइड का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अप्रैल के पहले हफ्ते में या फल बनने के बाद वाला फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जो है वो उस वक्त भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप जो है एसीफेट एक केमिकल है, उसका स्प्रे कर सकते हैं 2 से 2.5 ग्राम फी लीटर पानी के हिसाब से आप एसीफेट मिक्स कर लें। और इसके साथ साथ फंजीसाइड के तौर पे 2 कम्बिनेशन वाला मैंने आपको बताया एज़ॉक्सिस्ट्राबिन प्लस डाइफिनाकोनाज़ोल जो है, ये एक बहुत अच्छा फंजीसाइड है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी जो फर्दर डिटेल है ये स्प्रे के हवाले से वो फिर हम बात करेंगे। तो अभी अभी तक हमने बात की, जो फल की तोड़ाई हो गई, शाख तराशी हो गई, उसके बाद जो है फफूंदी काशी दवाई का स्प्रे हो गया। तो इसी दौरानिए में यानी शाख तराशी के बाद आपने बाग में जो है वो रूटावेटर वगैरह चला के या हल्का फुल्का हल चला के जड़ी बूटियों को, जो अल्दो हम कहते हैं कि बार बार हल नहीं चलाने चाहिए, हल कम चलाने चाहिए, और किसी हद तक वो रूटावेटर या साइड वाले रूटावेटर भी आजकल मार्केट में दस्तयाब हैं, वो इस्तेमाल करने चाहिए। रूटावेटर जो है, बस मकसद हमारा ये है कि हमने जड़ी बूटियों को ख़त्म करना है। तो जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा बेहतर तो है कि आप कोई स्लैशर वगैरह इस्तेमाल करें, और बार बार अपना हल चलाएं, ना रूटावेटर चलाएं। कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर जो है ड्रेनेज अच्छी नहीं होती, यानी ज़मीन में अ, अगर पानी दे दिया जाए, खेत को सैराब किया जाए, तो पानी ठीक तरह से नीचे नहीं जाता, जज़ब नहीं होता ज़मीन के अंदर, ड्रेनेज का इशू होता है, निकासी का इशू होता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है हल चलाने का कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। और अगर मैरा ज़मीन हो, किसी हद तक रेतली ज़मीन हो, तो उसमें अगर आप बार बार हल चलाएंगे तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। जड़ी बूटियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उधर ज़रूरत नहीं होती हल चलाने की। वहाँ पर अगर आप स्लैशर से स्लैशिंग करके जड़ी बूटियों को जो है, जैसे लान मूवर नहीं होता, इस तरह की मशीन से जो है वो चला के जड़ी बूटियां उसको वो काट के उधर ही फैला देंगी। एक तो वो मल्च का काम करेंगी, इन दी लॉन्ग रन ये डीकम्पोज होके ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को भी बढ़ाएंगी, और इसके साथ साथ जो है ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ाएंगी, और इसके साथ साथ वो उन जड़ी बूटियों के गलने सड़ने से जो ग़िज़ाई अज्जा उनके अंदर मौजूद होंगे वो भी ज़मीन में हल हो जाएंगे, और वहाँ से हमारे पौधे जो है, पौधों की जड़ें वहाँ से जज़ब कर सकती हैं। तो इसके अलावा अपने पौधों को खाद भी डालनी है। कई दोस्त जो है वो खाद डाल चुके हुए हैं या डालना शुरू कर चुके हुए हैं, और कईयों ने अभी खाद नहीं डाली, वो फल की तोड़ाई का इंतज़ार कर रहे हैं। तो शाख तराशी करने के बाद आपने पौधों को जो है जड़ी बूटियां ख़त्म करेंगे, और उसके बाद आपने खाद भी डालनी होगी। तो खाद डालते हुए पौधों को जो अनासिर कबीरा होते हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये हमें हर सूरत में डालने चाहिए, और ये पौधों को ज़रूरत भी ज़्यादा मिकदार में होते हैं, इसीलिए इनको अनासिर कबीरा कहा जाता है। तो आप पोटाश के सोर्स के तौर पे सल्फेट ऑफ पोटाश जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़े पौधे जिनकी उम्र 10-12 साल से ज़्यादा हो, पूरे फुल साइज़ के पौधे हों, अच्छे प्रोडक्टिव फल देने वाले पौधे जो हैं, उनके लिए तकरीबन जो है आप 1 किलोग्राम सल्फेट ऑफ पोटाश फी पौधा इस्तेमाल करें। तो इससे मुराद ये होगी, पर अगर आपने 1 एकड़ में 100 पौधे लगाए हुए हैं, तो आप उनके लिए जो है ना 2 बैग सल्फेट ऑफ पोटाश जो है वो फी एकड़ डालेंगे, और फी पौधा के हिसाब से जो है 1 किलोग्राम फी पौधा आपने ये फर्टिलाइज़र डालना होगा, सल्फेट ऑफ पोटाश। और दूसरा डीएपी जो है ये फास्फोरस के सोर्स के तौर पे, और इसमें थोड़ी सी नाइट्रोजन भी होती है, तो आप मेनली फास्फोरस के सोर्स के तौर पे आप डीएपी इस्तेमाल करें। और डीएपी जो है इसकी मिकदार भी आपने 1 किलोग्राम फी पौधे के हिसाब से डालनी है, और फी एकड़ अगर हम कहें तो ये तकरीबन 2 बैग बनेंगे। इसी तरह यूरिया जो है, ये चूँकि फौरी तौर पे पानी में हल हो जाता है, तो इसको हम स्प्लिट डोजेज में इस्तेमाल करते हैं। वो दोनों जो पहले डीएपी और सल्फेट ऑफ पोटाश, वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र हैं किसी हद तक, और यूरिया जो है ये रेडीली अवेलेबल होता है, फौरी तौर पे पानी में हल हो जाता है, और बस चंद एक दिन ही जो है वो अवेलेबल रहता है पौधों को, उसके बाद इसलिए हमें ये बार बार डालना पड़ता है। तो इसको हम स्प्लिट डोज में डालते हैं। और यूरिया जो है वो 3 वक्त पे डाला जाता है, एक फूल बनने से पहले, और एक जो है फल बनने के फ़ौरन बाद, यानी अप्रैल के महीने में, और तीसरी खुराक जो है, तीसरी डोज इसकी वो डाली जाती है अगस्त के महीने में। तो इसकी मिकदार जो है, जो अभी आपने साथ डालनी है फ़ी पौधा, वो तकरीबन आप रख लें 750 ग्राम फ़ी पौधे के हिसाब से, या 1.5 बैग जो है वो यूरिया का बन जाएगा।
1.5 बैग यूरिया, 2 बैग डीएपी और 2 बैग सल्फेट ऑफ पोटाश। अगर हम फी एकड़ जिस बाग में 100 पौधे जो है वो लगे हुए हैं तो आप ये जो है वो मिकदार रखेंगे। इसी तरह जो है दूसरी डोज फिर 1.5 बैग यूरिया की वो आप डालें फी एकड़ के हिसाब से फल बनने के बाद अप्रैल के पहले हफ्ते में या 10 अप्रैल तक। और तीसरी खुराक जो है वो आपको 15 अगस्त या 10-15 दिन आगे पीछे उस टाइम पे जो है आप ये तीसरी डोज जो है वो नाइट्रोजन की डालेंगे। तो वो उस वक्त भी आप यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो है अमोनियम सल्फेट जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अमोनियम सल्फेट डालेंगे वो भी अच्छा कंपैरेटिवली यूरिया की निस्बत वो कंपैरेटिवली स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है और उसमें साथ सल्फर भी मौजूद होती है, वो भी पौधों को फ़ायदा देती है। और वो भी लेकिन मिकदार बढ़ानी पड़ेगी। अगर यूरिया की बजाय आप एसओपी डालेंगे तो उसमें फिर एसओपी फी एकड़ के हिसाब से आप उसकी मिकदार जो है 2-2.5 बैग तक फी एकड़ जो है वो आप डालेंगे, ठीक है। तो इसके बाद खाद जो है वो डालते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बड़े पौधे हैं ना, इनके तने के करीब कोई फुट 1.5 फुट का जो एरिया है वहाँ पर बड़ी जड़ें होती हैं जो खुराक जज़ब नहीं कर सकती, वहाँ पर खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उस मेन स्टेम जो है उससे 1-1.5 फुट चारों साइडों पे दायरे में छोड़ के बाहर वाली साइड पे पौधे का जो फैलाव होता है जहाँ पर शाखें वगैरह उसकी जो है वो बाहर बढ़ोतरी होती है उसको हम कह सकते हैं कि पौधे के घेरे में खाद डाली जाती है दायरे की शक्ल में। 1.5 फुट तक 1.5 फुट तक तने के साथ छोड़ के बाहर वाली साइड पे और बाहर वहां तक जहां तक पौधे की शाखों का फैलाव है तो उस एरिया में जो है वो आप खाद डालते हैं और खाद डालने के फौरन बाद आपने पानी देना होता है। तो ज़्यादा बेहतर यह है कि इसको हल्का हल्का जो है वो गोडी करके मिक्स कर दिया जाए, लेकिन अगर आमतौर पर जो है वो गोडी करना मैनुअली जो है वो मुश्किल काम होता है तो आप खाद डाल देंगे तो वो पानी के साथ जो है वो मिक्स हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर पौधे की जड़ें जो है उससे जज़ब करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने बागात को अगले साल जो हम फसल हासिल करेंगे, चूँकि ये तकरीबन बागों वाला जो है पूरे साल की फसल होती है, किन्नू की ख़ास तौर पे ये फरवरी के एंड पे मार्च में इस पे फूल आते हैं और फिर अगले साल जो है दिसंबर जनवरी तक जो है ये फसल हमारी इवन फरवरी तक जो लोग लेट फल इवन मार्च तक भी ले जाते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जल्द अज जल्द अपने पौधों पे जो फल मौजूद है उसकी तोड़ाई जो है वो मुकम्मल करवाएं और अगले साल की मैनेजमेंट जो है वो शुरू करें। तो मुझे इस हवाले से आपकी तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा और ये जो मुख्तलिफ आने वाले वक्त के साथ साथ जो तुरशावा फलों के लिए जो करने के काम होंगे हम वो इंफॉर्मेशन भी आप तक शेयर करते रहेंगे। और फाइनली मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया करेंगे मुख्तलिफ फसलों के हवाले से, बागात के हवाले से, सब्जियों के हवाले से। तो इंशाल्लाह आपको और हमारा ये एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहेगा। मुझे आपकी तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।